Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of the Mauryan period and so far we have completed the sources portion of this topic. Sources portion of this topic we have completed so far in the previous videos, and from today we are starting its polity part. We have to cover all these points: sources, polity, administration, economy, society and downfall. Like स्रोत, अगर हिंदी में कहें राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, और इसी के साथ साथ हम समाज के साथ साथ कुछ कल्चर भी देख लेंगे, ठीक है, और पतन, ठीक है। और अभी हमने सारे इसके कंपोनेंट्स को खोला नहीं है, ओपन नहीं किया है। कई पॉइंट्स जैसे सोर्सेज में हमने देखा कि कई पॉइंट्स निकल के हैं, वैसे ही आप पॉलिटी में देखिए इतनी सारी चीजों को डील करना है हमें। देन हमें इकोनॉमी में कई पार्ट्स इसमें खुलेंगे, तो ये सब चीजें हमें देखनी है। अब तक हमने जो देखा है, हमने सोर्सेज को देखा है, ठीक है। आज से हमारा ये पॉलिटी पार्ट शुरू हो रहा है और इस पॉलिटी पार्ट में हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम स्टैंड्स फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे। देखिए इतने सारे जो रूलर्स हैं, तो उस इसके मौर्य डायनेस्टी के, उसमें हमें मेनली 3 लोगों को देखने हैं: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार इनके बेटे, और अशोका द ग्रेट, ठीक है। उसके बाद देखिए दशरथ, और लास्ट जो रूलर होंगे वो होंगे बृहदत्त, जिनकी हत्या करके, जिनका मर्डर करके पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। तो वो तो बाद की बात है, ठीक है। मेनली हमें इन्हीं 3 को जानना है, ठीक है। बिंदुसार को भी बहुत ही कम, ठीक है। अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हालांकि बिंदुसार को भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हमारा रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य पे, ठीक है। अब तक हमने सोर्सेज देखा है, और सोर्सेज में, स्रोतों में हमने खत्म कर लिया था साहित्यिक स्रोतों को यानी लिटरेरी सोर्सेज को, और पुरातात्विक स्रोतों को यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को, ठीक है। इन दोनों को हमने खत्म कर लिया था, जिसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोतों में हमने देखा था मेनली आपको मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में हमने जानकारी ली थी, और फिर हमने जानकारी ली थी अर्थशास्त्र के बारे में, जो कि कौटिल्य ने लिखा है, या कहिए कि विष्णुगुप्त ने लिखा है, या कहिए कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, ठीक है। विष्णुगुप्त चाणक्य के बचपन का नाम है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, एग्जैक्टली पीसीएस ओसीएस में या एसएससी में आ जाता है कई बार कि बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम उनका चाणक्य का विष्णुगुप्त था। महर्षि चाणक्य उनके पिता थे, उनका नाम चाणक्य पड़ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जानना चाहिए। वैसे उनके और भी कई नाम हैं, द्विअर्षभ मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण, अंशुल कई नाम है, लेकिन 3 नाम आप याद रखिएगा कौटिल्य का। एक तो कौटिल्य हो ही गया जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, ठीक है, और विष्णुगुप्त, और जो कि बचपन का नाम था, और चाणक्य, ठीक है। ये बेसिकली आचार्य थे, टीचर थे तक्षशिला में, ठीक है। तो वो सारा हमने देख लिया था। उसके अलावा हमने कुछ टेक्स्ट भी देखे थे सोर्सेज में, जैसे कि हमने इन 2 ग्रंथों के अलावा लिटरेरी सोर्सेज में हमने कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखे थे, दीपवंश महावंश के बारे में, ठीक है। जैन टेक्स्ट हमने देखा था, ठीक है। उसके अलावा जैसे भद्रबाहु चरित्र, आपको जैन टेक्स्ट के बारे में हमने बताया था। उसके बाद कुछ बुक्स है, जैसे कि ड्रामा है एक संस्कृत में, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की, उससे हमने जानकारी ली थी कुछ। ये भी सोर्स है मौर्यन डायनेस्टी का। उसके बाद हमने परिशिष्ट पर्वन जो है हेमचंद्र का, वो भी बताया था। कल्हड़ की राज तरंगिणी में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी इससे भी मिलती है, ठीक है। बाण भट्ट, जो कि आपको हर्षवर्धन के समय में आगे आपको बाण भट्ट होंगे जिन्होंने हर्षचरित्र लिखा, तो उससे भी जानकारी मिलती है। तो सारा हमने लगभग देख लिया था, वहां हमने डिटेल में चर्चा भी कर ली थी, ठीक है। जो रिटेन वर्क होना था वो
मैंने लिखवा भी दिया था आप लोगों को। और वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, हाँ, लेकिन जो कुछ मेन सोर्सेज हैं उनको हमने लिख लिया था, तो वो हमने खत्म कर लिया था। जहां तक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोतों की बात है, तो हमने अभिलेखों को देखा था, रुद्रदामन का अभिलेख जूनागढ़ का, हाँ, उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के समय का सोहगौरा जो कि गोरखपुर का एक अभिलेख है, सोहगौरा कॉपर प्लेट, सोहगौरा ताम्रपत्र, और ये बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में महास्थान का अभिलेख, वो हमने देख लिया था। उसके अलावा हमने अशोक के इंस्क्रिप्शंस पे बहुत ही डिटेल में चर्चा कर लिया था, हाँ। तो हमने वो जो सोर्सेज हैं, चाहे वो लिटररी हो, वेदर दे आर लिटररी सोर्सेज और वेदर दे आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, राजनीति वाले पोर्शन की, और हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। इतना तो हम जानते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, और मौर्यन डायनेस्टी का जो टाइम है, देखिए 322 बीसी टू 185 बीसी। देखिए समय की जो जहां तक बात है, 322 बीसी, कहीं 321 बीसी भी मिलता है, ठीक है ना। तो अगर 1-2 साल का अंतर मिले तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे जो एक्सेप्टेड है, जो ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा, 322 बीसी ही मिलेगा। इसी समय कहा जाता है कि मौर्यन डायनेस्टी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। होता क्या है कि कई बार बच्चे इसको मान लेते हैं कि नहीं कौन सा एग्जैक्टली है, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि कौन सा एग्जैक्ट समय होगा। अलग अलग सोर्सेज से जानकारी मिलती है, तो इसको मान लिया गया, इसके लिए चिंता मत कीजिएगा। बाय द वे, वैसे तो यूपीएससी में नहीं देने वाला है, स्टेट सर्विसेज में अगर कभी दे देता है तो या तो 321, 322, 323 इसके अराउंड ही देगा, एक कोई ऑप्शन देगा, ये सब एक साथ आपको नहीं देगा। या तो 321, 322, 323 बीसी ऐसे दे सकता है, तो इसमें से कोई एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है ना। और बाकी जो ऑप्शन होंगे उनका गैप बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये टाइम पीरियड बस आपको टाइमलाइन की जानकारी के लिए रखना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन पर्पस से बस एक बार दिमाग में रखे रहिए। अगर बाई द वे आ भी जाता है तो अपने इंटेलिजेंसी से आप कर लेंगे, और यूपीएससी में तो आने का सवाल नहीं उठता, हाँ। टाइम पीरियड इसका स्टेट पीसीएस में आ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, हम थोड़ा सा इसको हम बैकग्राउंड में लेकर चलेंगे। पहले मौर्य साम्राज्य को या चंद्रगुप्त मौर्य को हमें समझना है, तो सबसे पहले हाँ हमारी एक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। वैसे मैं देखता हूं कि जनरली क्या होता है कि डायरेक्ट हम बताने लगते हैं वीडियोस में या वैसे भी लेक्चर में, लेकिन मुझे लगता है पृष्ठभूमि से अगर हम आए तो आपकी समझ बेटर रहेगी। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया है, लेकिन फिर भी हम एक पृष्ठभूमि में जा रहे हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की है, ठीक है। ये तो मैं शुरू से बताता आ रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये आप शब्द याद रखिएगा, व्रीहिशिन्मो। देखिए मैंने शब्द लिख दिया है, व्रीहिशिन्मो। देखिए मैंने ये बताया था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई कैसे। बेसिकली 1500 टू 600 जो बीसी है वो है वैदिक पीरियड का टाइम, और वैदिक पीरियड के बाद का समय है 6th सेंचुरी बीसी का, जिसे महान परिवर्तनों का काल कहा जाता है। यही सेकेंड अर्बनाइजेशन का भी समय है। और सबसे बड़ी बात यहां पे होगी कि 16 महाजनपद उभर के आएंगे, यहां पर 16 महाजनपद उभर के आएंगे, और यहीं पे 16 महाजनपदों में कुछ बड़े महाजनपद होंगे, ताकतवर महाजनपद होंगे, जैसे कि पांचाल हो जाएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको नेपाल और उत्तर प्रदेश वाले एरिया में आपको पड़ेगा कौशल महाजनपद, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश वाले एरिया में अवंती है, हाँ, वत्स होगा, ठीक है, और मगध होगा। ये सब 3-4 महाजनपद जो होंगे, 4 या 5 महाजनपद। बहुत इसका मैं इसमें मैं डिटेल में वीडियो दे चुका हूं आपको, हाँ। महाजनपद में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर कि मगध जो है वो मगध एक बड़े महाजनपद और ताकतवर महाजनपद, बड़ा तो है ही पहले से, लेकिन सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आएगा अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से और अपने
मॉडर्न थॉट की वजह से। ये हम महाजनपद पीरियड में डिस्कस कर चुके हैं, और मगध, सक्सेस ऑफ मगध पे भी 4-5 वीडियो होगा, 3 या 4 वीडियो होगा, वो भी आप जाकर देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। तो मगध सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आता है, और वहीं पे फिर बिंबिसार द्वारा हर्यक डायनेस्टी की शुरुआत की जाती है। देखिए ये लिखने का पर्पस ये है, यहां पे मगध होगा, ठीक है, समझिएगा, ये लगभग यही होगा मगध, ठीक है, तो मगध होगा। तो यहीं से आपको बिंबिसार द्वारा हर्यक डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। लेकिन बिंबिसार के पहले भी जिनके बारे में कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलता, मगध में बृहदत्त एक शासक हुआ करते थे, इसलिए मैंने ये वर्ड लिखा है बृहदत्त। हर्यक या हर्यंका डायनेस्टी, ह से हिंदी में ही लिखा है, देखिए इससे याद हो जाएगा आपको। शी से शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी। यहीं से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होगी, जिसकी स्थापना करेंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए वृषिन्मो, वृषे बृहदत्त, ठीक है, ह से हर्यक या हर्यंका डायनेस्टी, शी से शिशुनाग डायनेस्टी, न से नंद डायनेस्टी, और मो से मौर्य। तो ये वृषिन्मो अगर आप याद रखते हैं तो आपको पूरा याद रहेगा, शुरू से लेकर मौर्य तक का आपको जो डायनेस्टीज हैं यहाँ पे मगध में जो उभर के आई वो आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर बृहदत्त के बाद हर्यंका डायनेस्टी आती है, तो यहाँ पे बहुत ही काबिल शासक आते हैं, जैसे बिंबिसार, उसके बाद उनका बेटा अजातशत्रु, फिर उनका बेटा उदयन, अजातशत्रु का बेटा, उसके बाद और भी शासक आते हैं। 3 महत्वपूर्ण थे, नाग, दशक, मुंडक भी आएंगे, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण थे। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी में आप देखेंगे कि शिशुनाग और काकवर्ण या कालाशोक, काकवर्ण चूंकि दिव्यदान में कहा गया है कालाशोक को, तो 2 यहाँ पे मजबूत शासक उभर कर आएंगे। उसके बाद नंद डायनेस्टी, जिसमें महानंदनी तो स्थापना करेंगे नंद साम्राज्य की, नंद डायनेस्टी की, साम्राज्य नहीं हम डायनेस्टी कहेंगे। और यहाँ पे महापद्मनंद एक बहुत बड़े शासक के रूप में उभर कर आते हैं, ठीक है। तो महापद्मनंद महान शासक थे कहा जाता है। उसके बाद अंतिम जो शासक होंगे धनानंद या घनानंद, कहीं धनानंद लिखा हुआ मिलेगा, कहीं घनानंद लिखा हुआ मिलेगा। ये धनानंद जो है, इन्हीं धनानंद डायनेस्टी के धनानंद को हराएंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर, ठीक है। ये कुछ मैप मैंने बनाए हुए हैं, इसका कुछ पर्पस है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो घनानंद है, पहले नंद शासक, वो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा क्रूर था, बहुत ज्यादा टैक्सेशन उसने किया था, हाँ, हेवी टैक्सेस लगा दिए थे जनता पे, जनता भी बहुत त्राहिमाम कर रही थी, हाँ, ऊब चुकी थी उसके अत्याचारों से। इस वजह से जनता का भी साथ मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को, जिससे वो तख्ता पलट करने में उनको आसानी हुई थी, ठीक है। तो यहां तक तो आप जान गए कि मौर्य साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, हाँ, कैसे स्थापित हुआ और किसके द्वारा स्थापित हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की, यहां तक तो आप जान गए, ठीक है। पहले भी मैं बताते रहा हूं, लेकिन आज थोड़ा विशेष पर्पस है, विशेष रूप से हमें बहुत सारी चीजों को जानना है। तो सबसे बड़ी बात है कि घनानंद को हराया तो जरूर, लेकिन इस घनानंद को हराने में और मौर्य डायनेस्टी के फाउंडेशन में कुछ बैकग्राउंड है, कुछ पृष्ठभूमि है। तो हमें सबसे पहले उस पृष्ठभूमि को समझना होगा। देखिए, लिखवाने का काम मैं बाद में करूंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट ले। देखिए, मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट इज परमानेंट कहा जाता है। फैक्ट्स तो मुझे भी भूल जाएगा, कई बार फैक्ट्स मैं भी भूल जाता हूं, आप भी भूल जाएंगे, उसे बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कहा जाता है, कॉन्सेप्ट इज परमानेंट, कॉन्सेप्ट आपके पास हमेशा के लिए हो जाता है। तो पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। मैं ये कह रहा था कि जो घनानंद को या धनानंद को हराने की बात है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है, और मौर्य डायनेस्टी के फाउंडेशन की बात है, इसके पीछे का एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को हम समझेंगे, तभी मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं इसे मिटाऊंगा और सिर्फ हम चंद्रगुप्त मौर्य पे डिस्कस करेंगे। देखिए, क्या ये बैकग्राउंड है,
कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड सिकंदर के आक्रमण से जुड़ा हुआ है। ये आपको मौर्य डायनेस्टी का फाउंडेशन, इसकी स्थापना और घनानंद की हार और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना कहीं ना कहीं सिकंदर के आक्रमण से जुड़ा हुआ है। तो हम उस बैकग्राउंड को देखते हुए तब हम आगे आएंगे। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं और सिर्फ मैं चंद्रगुप्त मौर्य को लिखूंगा यहां पर। ठीक है, देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए सीएम ही मैं लिखता हूं चंद्रगुप्त मौर्य, और मैंने अभी टाइम दिया हुआ था 322 टू 298 BC। मैंने पहले भी कहा कि ये टाइम मैक्सिमम जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम जगह पे आपको ये टाइम पीरियड मिलेगा। कहीं 321 भी मिल सकता है, 321 टू 297 BC तक मिल सकता है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल आप मान के चलिएगा। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो पीरियड है करीब 24 सालों का उनका पीरियड है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती, ना ही कोई ठोस प्रमाण है इसके। ठीक है, तो हम कुछ पृष्ठभूमि देते हुए ही उनके आरंभिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत क्या हुआ था, क्या घटनाएं हुई थी, वो हम देते चलेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए 2-3 बातें हम लिखेंगे, लेकिन अभी पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए मैंने बताया था कि घनानंद की हार, हाँ सबसे पहले क्या हुआ था अगर हम देखें तो मैंने बताया कि घनानंद की हार और मौर्य डायनेस्टी के फाउंडेशन में, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश की स्थापना में एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि है सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, इसलिए मैंने ये मैप बना के रखा हुआ था। अब देखिए यहां पर देखिए क्या है, ये है, यहां पर एक बार देख लीजिए। ये मैं सिकंदर का आक्रमण पहले भी पढ़ा चुका हूं, यहां मैं बस एक बेसिक आइडिया दूंगा क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे बात करेंगे। देखिए ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, और यहां पर इंडिया है। ठीक है ना, ये इंडिया है, ये भारत है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अफ्रीका है और यहां एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप पूरा है ये। ठीक है, एशिया और ये यूरोप, ये सब एशिया है, इधर यूरोप है। ठीक है, ये अफ्रीका है, यहाँ पे इंडिया है, तो एशिया में ही आएगा। आप अगर देखेंगे वर्ल्ड के मैप में तो फिर इधर नॉर्थ अमेरिका और इधर नॉर्थ अमेरिका और फिर साउथ अमेरिका, ऐसे आएगा। ठीक है, वो उसकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वो मैप बनाया नहीं, और इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बनाएंगे तो श्रीलंका भी आ जाएगा, तो श्रीलंका तो भाई वो कॉन्टिनेंट है नहीं, कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ये एशिया पूरा, हाँ इधर यूरोप, हाँ और ये अफ्रीका, और यहाँ पर आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया उसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज ए पार्ट ऑफ ओशिनिया। ठीक है, वो जब हम कभी ज्योग्राफी की बात करेंगे तो वहां कर लेंगे। ठीक है, तो ये 7 कॉन्टिनेंट की बात मैंने कर दी, हाँ, लेकिन हमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप की बात यहां पे करनी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिएगा, देखिए हमें बात करनी है सिकंदर के आक्रमण की। खाली हम ये जान लेते हैं कि सिकंदर कैसे आया, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर भी वहीं से, सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होगा उसी क्षेत्र से, इसलिए ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हमें आज मुख्यतः सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो वॉर हुआ है उस पर चर्चा करनी है। तो ये समझ जाइए पहले आप कि देखिए सीएम के बारे में यहां पर मैं लिख देता हूं पहले, हाँ, डिफीटेड धनानंदा, और इसी को आप घनानंद भी कह सकते हैं। and founded घनानंदा ऑफ नंद डायनेस्टी, ऐसे लिख दीजिए, ऑफ नंदा डायनेस्टी। लास्ट रूलर था ये, डिफीटेड, ऐसे लिखिए, डिफीटेड लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, डिफीटेड धनानंद। चलिए तो मैंने ठीक ही लिखा था,
घनानंद, ठीक है। यहां पे द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी एंड फाउंडेड मौर्यन एम्पायर, ठीक है। एक तो ये था, और भारत के इतिहास का पहला व्यक्ति, पहला शासक जिसने एक साम्राज्य की स्थापना की। एक साथ नहीं होगा साम्राज्य, साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन साम्राज्य की नींव रखने वाला ये पहला शासक। और मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर एक बहुत बड़े एम्पायर के रूप में पूरे भारत में उभर के आएगा। ये हम मैप में पहले भी देख चुके हैं, आज भी देखेंगे। तो ये आपको डिफीटेड घनानंद द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी एंड फाउंडेड, ठीक है ना, मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और ये टाइम पीरियड कब है, तो ये टाइम पीरियड आपको 322 बीसी का है, ठीक है ना। यही टाइम पीरियड है 320, यहां मैं लिख देता हूं टाइम पीरियड कब है, 322 बीसी। अब देखिए बहुत सारे जगह पे आपको 315 बीसी भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें इतिहासकारों में क्या है ना कि डिस्प्यूट है। बहुत से इतिहासकार स्कॉलर्स मानते हैं 322 बीसी, बहुत से स्कॉलर्स मानते हैं 315 बीसी। वो अलग बात है, हम एक जनरल जो एक आइडिया है, जो जनरल एक कॉन्सेप्ट है, उसको लेके हम चलते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो कोई ठोस प्रमाण है नहीं, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए ये हराया, और इसके पीछे की पृष्ठभूमि समझते हैं। यहां मैंने कहानी लिख दी थी, धनानंद को हराता है या घनानंद को हराता है, जो कि लास्ट रूलर है, हाँ, नंद डायनेस्टी का। कहां पे, मगध में, नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर मगध में, ठीक है। अब देखिए, और इसका क्षेत्र भी थोड़ा पहले से बड़ा हो गया है, मगध ने अपने आप को बड़ा कर लिया था, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा सारा। देखिए यहां पर क्या था, ये मैं अभी बाद में बताता हूं, ठीक है। ये देखिए दो बातें होंगी, एक तो पहले धनानंद को हराया जाएगा, और दूसरी बात क्या होगी, सेल्यूकस निकेटर हारेगा। सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होगा और चंद्रगुप्त मौर्य से सामना होगा, और सेल्यूकस निकेटर हारेगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात क्या होगी, धनानंद की हार, और उसके बाद फिर सेल्यूकस निकेटर की हार होगी चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों, और भारत का विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ अपने साम्राज्य का, एम्पायर का विस्तार करेगा, एक्सपेंशन करेगा, ठीक है। अब देखिए ये समझना क्यों जरूरी है, इसके पृष्ठभूमि को समझिए। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि यहां देखिए सिकंदर, यहां पे देखिए, अगर देखेंगे तो ये पुर्तगाल है, यहां पे देखिए ये पुर्तगाल का क्षेत्र है, ठीक है ना। यहां पे देखते रहिए आप, जरा सा थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, ताकि जब ये अफ्रीका को देखेंगे तो यहीं पे लगभग पुर्तगाल है, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये स्पेन आ जाता है इधर वाला, फिर उसके बाद आपको फ्रांस आ जाएगा, हाँ, ऊपर जर्मनी आ जाएगा, यहाँ पे ये इटली वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे है, आप देखेंगे ग्रीस, जी, ग्रीस मैंने लिख दिया, ठीक है, ग्रीस। और ग्रीस के यहीं पे मैसिडोनिया है, ठीक है ना, मैसिडोनिया, ग्रीस में मैसिडोनिया है, यहीं का शासक बना था सिकंदर। पूरा डिटेल सिकंदर के आक्रमण में मैं पढ़ा चुका हूं, उतना डिटेल नहीं जाऊंगा, खाली एक मुझे पृष्ठभूमि देना है, बैकग्राउंड देना है, तो उसे मैं बता देता हूं। देखिए, और उसके बाद क्या होगा कि यहां से ये जो सिकंदर है, यहां से देखिए एशिया माइनर यहां से आएगा, यहां एशिया माइनर होगा, तो एशिया माइनर यानी आज का जो तुर्की है, टर्की, वहीं से ये इन करेगा भारत में। अब यहां देख लीजिए, ये भारत है, और ये पर्शियन गल्फ है, यानी यहीं पे ईरान होगा, ईरान होगा यहीं पे, ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। और ये लाल सागर है, ये सऊदी अरबिया का क्षेत्र है, ठीक है ना। जब आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा, ये सऊदी अरबिया है, ठीक है। और ये
पर्शियन गल्फ जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं, ये लाल सागर है, ठीक है, ये बीच वाला। हाँ, यहीं पे आपको इराक मिल जाएगा, ये इराक है, यहीं पे आपको सीरिया मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, सिकंदर इधर से ही आएगा, पहले ये मैसिडोनिया से निकलेगा और पहले तो ये यहाँ पे शुरुआती दौर में ये ग्रीस में बहुत सारी विजय हासिल करता है, उसके बाद यहाँ से ये एशिया माइनर आता है और एशिया माइनर से यहाँ सीरिया जीतेगा, ये सीरिया के बाद ये इराक है, यहीं पे इजिप्ट भी है, देखिए दक्षिण अफ्रीका करे अफ्रीका में ये इजिप्ट है यानी मिस्र है, ठीक है, उसके बाद ये ईरान है और उसके बाद देखिएगा यहीं पे है बैक्टीरिया, ठीक है। ये सारा क्षेत्र आप समझिए कि यहां से आने के बाद ये सिकंदर का हो जाता है, ये सारा क्षेत्र आप देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये सिकंदर जीतते हुए आएगा। बस आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, देखिए कॉन्सेप्ट बनाइए, मैं पहले सिकंदर को पढ़ा चुका हूं, यहां बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा मैं। देखिए ये जब सिकंदर आता है इसको कहते हैं, ईरान यहां पे है लेकिन हखामनी साम्राज्य, देखिए हखामनी साम्राज्य एशिया माइनर से, यहां एशिया माइनर से इन करेगा, देखिए मैं बना देता हूं लगभग, यहां पे ये है मैसिडोनिया, मैसिडोनिया से यहाँ पे मैं एम लिखता हूं, यहाँ पे देखिए ये मैसिडोनिया है, मैसिडोनिया से एशिया माइनर की तरफ आएगा, यहीं से आप सीरिया को भी जीतेगा, ठीक है, सीरिया, उसके बाद ये आपको इराक है और उसके बाद ये इजिप्ट है, ठीक है, यहाँ देखिए ईरान है, ये बैक्टीरिया है और बीच का ये सारा क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहीं पे वो सिकंदर आता है और गोगोई मेला या उरबेला की लड़ाई में यहाँ के शासक दारा थर्ड को हराता है, ठीक है। देखिए ये पूरा साम्राज्य जो है ईरान के कंट्रोल में है, हालांकि ईरान यहाँ है लेकिन ईरान के कंट्रोल में उस समय था, ठीक है, और इसको कहते थे आप ईरानी साम्राज्य कह लीजिए, अकैमेनियन एम्पायर कह लीजिए, हखामनी साम्राज्य कह लीजिए, अक्खामनी साम्राज्य कह लीजिए, सब बता चुका हूं मैं, या फारस का साम्राज्य कह लीजिए या पारसिक साम्राज्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ध्यान रखिए अकैमेनियन, अखामनी, हखामनी, ईरानी, ठीक है ना, या आप इसको पारसिक, फारस का साम्राज्य कुछ भी कह दीजिए। ये सिकंदर का जो मैसिडोनिया का साम्राज्य था, मैसिडोनिया साम्राज्य क्या था, राज्य था एक तरह से, उसका ये 40 गुना था, ठीक है ना, और ये हराता है सिकंदर किसको, दारा थर्ड को, और यहीं से ये इन करता है भारत में, ठीक है, समझिएगा इसको, बहुत कॉन्सेप्ट वाला चीज है, ठीक है, यहीं से ये फिर यहां से काबुल आएगा और काबुल से ये भारत में इन करने की कोशिश करेगा, यहां मैं फिर उस चीज को बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये भारत में इन करने की कोशिश करेगा लेकिन ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता है, आएगा तो आंधी से उसकी भिड़ंत होगी, हाँ, आंधी का क्षेत्र इंडस से, आप यहां देख लीजिए, यहां पर अब मैं क्लियर बताता हूं, आप समझते चलिए। देखिए ये है इंडस नदी, ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडस नदी, ठीक है, ये इंडस नदी देखिए, सिंधु नदी, ये झेलम, ये सिंधु नदी, ठीक है, देखिएगा सिंधु नदी या इंडस नदी, ये झेलम, उसके बाद चेनाब, चेनाब के बाद ये रावी, रावी के बाद ये पहले यहां पे देखे से निकलते हुए ये व्यास, ठीक है ना, ये जो बाहर निकल रहा है सतलज से, ये व्यास और फिर सतलज। देखिए आप समझ लीजिए कि इंडस का पुराना नाम यानी सिंधु का पुराना नाम सिंधु ही है, ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा झेलम का पुराना नाम वितास था, ओल्ड नेम एंड न्यू नेम में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद झेलम के बाद चेनाब है, चेनाब का पुराना नाम अस्किनी, उसके बाद चेनाब के बाद रावी, रावी का पुराना नाम परोशनी, ठीक है, और ये व्यास है, व्यास का पुराना नाम विपाशा, और ये सतलज नदी है, सतलज का पुराना नाम शत्रुदी, याद रखिएगा। इसी व्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा सिकंदर, ये जो व्यास नदी है, देखिए, और उस समय क्या था, ये इंडस और झेलम के बीच आंधी था, ठीक है, ये इंडस है, ये इंडस देखिएगा, ये है इंडस और ये झेलम, ये
आंभी का क्षेत्र था, ठीक है, और झेलम से चेनाब के बीच था किसका क्षेत्र? पोरस का, ठीक है। तो पहले आंभी सरेंडर कर देगा सिकंदर के सामने और फिर आगे बढ़ेगा जब सिकंदर, तो पोरस से सामना होगा, ठीक है। और पोरस के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वो हार गया था, कहानियां अलग है, ठीक है ना। वो तो जो ग्रीक राइटर्स हैं या वेस्टर्न राइटर्स हैं उन्होंने कहानियां बना दी है, ठीक है। वैसा कहा जाता है, बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि उस युद्ध में पोरस जीत गया था, लेकिन वो हमें जो पढ़ना है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, यही व्यास नदी के पार सिकंदर की सेना नहीं आ पाई थी और उसको वापस लौटना पड़ा था। ये चूंकि यहां मैंने क्लियर पिक्चर नहीं बनाया है, यहां के हिसाब से बनाया, तो इसलिए मैंने यहां समझाया। अभी मैं आऊंगा, अभी और चीजें समझानी है आपको। अब देखिए, यहां से सिकंदर का आना है। मैंने ये बताया कि पूरा हखामनी साम्राज्य या अकेमेनियन अंपायर या आप कहें ईरानी अंपायर, ठीक है, या हखामनी साम्राज्य या पारसी साम्राज्य या फारस का साम्राज्य, कुछ भी कहें, तो ये 40 गुना था। तो सिकंदर यहां से यही पूरा क्षेत्र सिकंदर अपने कंट्रोल में करता है और फिर भारत में इन करता है, ठीक है। सिकंदर के बाद समझिएगा, सिकंदर के बाद ये इस पूरे क्षेत्र पर किसका अधिकार होता है? इस पूरे क्षेत्र पर लगभग मोस्ट ऑफ द पार्ट में सेल्यूकस निकेटर आ जाता है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का यानी अलेक्जेंडर का जनरल था, सेनापति था, ठीक है। तो देखिए, अब इसको समझना क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि सेल्यूकस निकेटर आया क्यों था, भाई कहां से आया था, क्या उसका मतलब था इधर आने का। तो देखिए, जब सिकंदर लौटा था ना, सिकंदर जब लौटा था तो उसकी मृत्यु यहां पर देखिए, ये इराक है यहां पर, ठीक है ना, इराक है। तो इस इराक में बेबीलोन में 323 बीसी में हो गई थी। आक्रमण उसका हुआ था सिकंदर का 326 बीसी में भारत में, और लौटा था तो रास्ते में ही बेबीलोन में, इराक पड़ता है, इराक में जो यहाँ इराक है यहीं पे बेबीलोन है। तो 323 बीसी में 323 ईसा पूर्व में यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। उसके डेथ के बाद कहा जाता है कि उसके 2 जनरल थे, उसके बहुत सारे जनरल्स में, वैसे तो बहुत सारे जनरल थे, यहाँ पर पूरा सिकंदर का साम्राज्य हो गया था, हाँ, जीतने के बाद, ठीक है ना। यहाँ भी आगे भी जो भारत में ये जीतेगा पूरा सिकंदर का हो जाएगा, यहाँ भी वाला क्षेत्र पूरा जीत लेगा, लेकिन ये बांट के चला जाएगा, डिवीजन कर देगा, कुछ आंभी को देगा, कुछ फिलिप को देगा, कुछ पिथौन को देगा। तो उसमें समझिए कि यहाँ तक का भारत के का भी कुछ क्षेत्र जो था वो पूरा आ गया था। तो ये कुछ क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट का, ठीक है, जो आंभी को देके गया था, हाँ, सिंधु के वेस्ट का क्षेत्र उसने फिलिप को दिया था, वेस्ट का और नॉर्थ का, साउथ का पिथौन को दे दिया था। तो वो अगर एक मोटा मोटी हम लेके चले रफ आइडिया, तो ये पूरा क्षेत्र था सिकंदर के कब्जे में। लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद यहां पे कंट्रोल हो जाएगा किसका? 2 जनरल सिकंदर के होंगे। सिकंदर के बहुत सारे जनरल थे, सब में स्ट्रगल होगा इस क्षेत्र को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो उसमें 2 जनरल थे, एक तो सेल्यूकस और दूसरा एंटीगोनस, ठीक है ना। तो इन दोनों में एक टसल होगा और अंत में होता क्या है कि सेल्यूकस निकेटर मोस्ट ऑफ द पार्ट में, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द पार्ट को कंट्रोल कर लेता है। इट मींस क्या है कि देखिए, ये जो पार्ट था, समझिएगा, ये जो पार्ट था पहले ईरानी या हखामनी या अकेमेनियन साम्राज्य का था, उसके बाद यहां पे सिकंदर आ जाएगा या अलेक्जेंडर कह लें, सिकंदर आ जाएगा, और सिकंदर के बाद इस पार्ट पे कौन आएगा? पहले देखिए, पहले ईरान था, फिर सिकंदर, और फिर उसके बाद फाइनली यहां पे आ जाएगा सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, यानी इस पूरे साम्राज्य पे सेल्यूकस निकेटर का कंट्रोल हो जाएगा। ये बैक्टीरिया पर भी हो जाएगा और बैक्टीरिया से ही फिर वो आएगा भारत में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई करने के लिए, और सिंधु नदी के किनारे लड़ाई होगी। तो कहने का पर्पस ये है, बताने का पर्पस ये था कि देखिए, ये पहले यहां पे हखामनी साम्राज्य या ईरानी साम्राज्य का कंट्रोल है, ठीक है, उसके बाद इसी को सिकंदर जीतेगा और यहीं पे सेल्यूकस निकेटर आ जाएगा, ठीक है। अब आइए, सिकंदर का बैकग्राउंड और क्या है? सिकंदर का बैकग्राउंड नहीं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना का। देखिए,
इसी सिकंदर का आक्रमण होने वाला था। ठीक है, इसी सिकंदर जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, इसी सिकंदर का आक्रमण होने वाला था। और इसकी खबर एक टीचर है तक्षशिला का, जिसे हम कौटिल्य कहते हैं, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो वो टीचर बहुत चिंतित है हाँ इस बात को लेकर। और यहां नॉर्थ में सभी लोग बटे हुए हैं। ठीक है, यहां मैंने बताया है कि यहां पर आंधी है इंडस और झेलम के बीच में। ठीक है, झेलम और चेनाब के बीच में कौन है? पोरस है। और भी छोटे छोटे राज्य हैं जो कि यहां बटे पड़े हैं। ठीक है, एक बड़ा साम्राज्य नहीं कहिए, राज्य कह लीजिए, बड़ा राज्य, क्योंकि मगध जो है वो मगध यहां पर उभर के आ चुका था 16 महाजनपदों में से। उसने उसके बाद अपना धीरे धीरे विस्तार भी किया था। तो एक तरह से ये सतलज के तक का जो क्षेत्र था ये पूरा मगध का क्षेत्र था। ठीक है ना, ये पूरा मगध का क्षेत्र था। ठीक है, ये नंद डायनेस्टी का क्षेत्र था। ठीक है, तो जब ये खबर मिलती है चाणक्य को और उसे पता चलता है कि सिकंदर का आक्रमण कभी भी हो सकता है, तो उसने देखा कि यहां जो घनानंद है या धनानंद है वो सबसे ताकतवर है। ठीक है, वो सबसे ताकतवर है और वो अगर हेल्प करे तो सिकंदर के आक्रमण को, अगर आक्रमण करता भी है तो उसको अच्छा फाइट दिया जा सकता है। देखिए यहां लोग बटे हुए हैं। ठीक है ना, मगध थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, विस्तार हो चुका है, यानी मगध में जो शासक है, ठीक है, यहां मगध है लेकिन इसका विस्तार जो है ये पूरा यहां तक है। तो यहां जो शासक है ये घनानंद का है राज्य पूरा। तो इस तरह से अगर यहां इतना है इसके पास एरिया, तो यहाँ के सारे छोटे छोटे जो भी शासक होंगे सबको कंट्रोल में किया होगा। ये कुछ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये तो सबसे ताकतवर है। अगर ये कह देगा तो ये भी यूनाइट हो सकते हैं, अगर ये कह देगा तो ये भी यूनाइट हो सकते हैं। तो यही एक प्रपोजल लेके चाणक्य जाते हैं मगध पाटलिपुत्र घनानंद के पास और कहते हैं कि भाई सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, हाँ कभी भी हो सकता है। तो ऐसा करें कि आप कोशिश करें कि इस पूरे भारत को, जो कि अभी तक अखंड भारत नहीं है, हाँ हम एक अखंड भारत का निर्माण करें ताकि हम मजबूती से सिकंदर का, अलेक्जेंडर का सामना कर सके। ठीक है, तो ये घनानंद जो है वैसे ही कहा जाता है कि बहुत ही करप्ट था। हाँ, अब टैक्सेशन भी इसने बहुत ज्यादा लगा दिया था, बहुत तमाम तरह के कर, टैक्सेशन का मतलब कर लगाया था जनता पर, बहुत हेवी टैक्सेस था वो, और जिससे जनता बहुत परेशान थी। ठीक है, दिन रात वो अय्यासी में डूबा रहता था। तो इसे अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दिया, किसका? चाणक्य का, या कहें कौटिल्य का। ठीक है, इंसल्ट करके वो दरबार से, अपने कोर्ट से बाहर निकाल देता है। और उसी समय कौटिल्य या चाणक्य ये शपथ लेते हैं कि घनानंद को यहां से, घनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। ठीक है, ये जो बात हुई है ये पूरा सिकंदर ही इसके पूरे सेंटर स्टेज में है, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण होने वाला था। इसी वजह से जाते हैं चाणक्य धनानंद के पास, लेकिन वो उनका इंसल्ट करता है और फिर वो प्रण लेते हैं कि इसकी सत्ता को उखाड़ फेंकना है, इसको डिथ्रोन करना है। ठीक है, वो बाहर निकलते हैं और जा रहे हैं। कहा जाता है कि रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं। ठीक है, लोग नहीं, बच्चे हैं, जो एक गेम होता है राज किलकम का। ठीक है, राज किलकम, अब देखिए यहीं से कुछ प्रारंभिक कहानी भी शुरू हो जाएगी चंद्रगुप्त मौर्य की। राज बस सुनने वाली बात है, सुनते रहिए, इसको लिखवाने की बात होगी वहां पे मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, कि राज किलकम का खेल खेलता है। ठीक है, और राज किलकम के खेल में क्या होता है कि एक बच्चा राजा बनता है और बाकी बच्चे जो है वो प्रजा बनते हैं। राजा प्रजा का गेम है। ठीक है, और वो अपना डिसीजन देता है। ठीक है, तो जो बच्चे प्रजा बने हुए हैं वो नए नए तरह की समस्याओं को ले जाते हैं राजा के सामने और वो अपनी बुद्धि से उसको सुलझाता है। ये गेम चल रहा है। तो वहीं बैठ के वो देखने लगते हैं चाणक्य। तो देखते हैं कि एक बच्चा बैठा हुआ है, हाँ, और लोग उसके सामने समस्याएं ले जा रहे हैं। जो बच्चे हैं वहां पे खेल रहे हैं, जो प्रजा बने हुए हैं, वो समस्याएं ले जा रहे हैं। उसी में से एक समस्या ले जाई जाती है कि एक व्यक्ति ने देशद्रोह किया है। पूछा जाता है कि भाई महाराज, इसने देशद्रोह किया है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए?
तो वो बच्चा तुरंत बोलता है जो राजा बना हुआ है कि भाई इसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए, डेथ सेंटेंस इसको मिलनी चाहिए। हाँ, तो चाणक्य देखते हैं कि भाई इतना छोटा बच्चा है और चूंकि देशद्रोह का जो सजा उस समय मानी जाती थी वो मृत्युदंड ही मानी जाती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो दिमाग का और बुद्धि का बहुत तेज है भाई, इतनी छोटी उम्र में ये ऐसा डिसीजन दे रहा है। उसी समय वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते हैं कि कहते हैं भाई कि उसी समय वो डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो घनानंद की सत्ता को पलटा जा सकता है, ठीक है ना, इसके तख्त को पलटा जा सकता है। वो जाते हैं और कहा जाता है ऐसा कहानी कि उसके परिवार वालों से उसको खरीद लेते हैं 1000 कारशार्पण, 1000 कारशार्पण उस समय कॉइन चलता था कारशार्पण, तो उससे लेके खरीद लेते हैं और फिर वो ले जाते हैं तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता। आज वो तक्षशिला उस समय सेंटर था, एजुकेशन हब था तक्षशिला, पाकिस्तान में आज है वो। तो उस समय तक्षशिला एक एजुकेशन सेंटर था, वहां वो उसको ले जाते हैं और वहां युद्ध नीति, युद्ध नीति, पॉलिटिक्स, ठीक है, कूटनीति, तमाम तरह की ट्रेनिंग देते हैं उसको, ठीक है। और फिर कहा जाता है कि तमाम तरह की ट्रेनिंग देने के बाद वो आते हैं और फिर घनानंद को डिथ्रोन करते हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर, ठीक है, वो डिथ्रोन करेंगे। लेकिन इसमें एक और कहानी आती है कि शुरुआती दौर में क्या होता है, कहा जाता है कि इन्होंने एक बार सीधा यहां पे अटैक कर दिया था, ठीक है। हुआ क्या था कि ये तक्षशिला में थे, थे तो तक्षशिला में, और कहा जाता है कि इसके पहले भी जब इन्होंने सत्ता से हटाया था धनानंद को, उसके पहले भी धनानंद पे अटैक हुआ था, इन्होंने किया था, लेकिन उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की हार हो गई थी। इसमें एक कहानी आती है आपको महाबोधि वंश में, एक चपाती की कहानी है। ये हार जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो एक पेड़ के पास छुपे हुए हैं और एक माँ जो है रोटी बना के अपने बच्चे को दे रही है। तो क्या करता है कि बच्चा रोटी के बीच में हाथ डाल देता है, तो उसका हाथ जल जाता है। तो माँ समझाती है कि देखो तुम वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। उसने सेना बनाई पंजाब में, तक्षशिला में, और इधर उसने जीत हासिल नहीं की, वो सीधा चला आया मगध। इसलिए जरूरी यह है कि पहले किनारे के क्षेत्रों को जीता जाए। इधर के क्षेत्र, आपने सेना यहां बनाई तो पहले इसको जीतिए या इसको कंट्रोल में कीजिए, उसके बाद आप इस तरफ बढ़िए, ठीक है। एक और कहानी आती है हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्व में, खीर की कहानी, उसी तरह से कि बच्चा जो है वो गर्म खीर के बीच में हाथ डाल देता है, तो माँ वही बात कहती है कि खीर अगर किनारे से निकाला जाए तो ठंडी होगी, ठीक है, तो आप आराम से खा सकते हो, किनारे, सीधे बीच में अगर हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। तो वही बात आती है कि पहले जो बॉर्डर एरियाज में जहां पे आप हैं, पहले वहां से जीतना शुरू करो, फिर आगे बढ़ो। डायरेक्ट आप बीच में आओगे तो हार निश्चित है आपकी। तो यही हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य इन बातों को सुनकर, चपाती वाली कहानी को, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर क्या करता है कि पहले यहाँ के पंजाब के लोगों को, तक्षशिला में जहां पे है उधर के लोगों को अपने पक्ष में करता है, फिर वो मगध में आता है, मगध पर अटैक करता है, तो उसका मगध पे अटैक करके घनानंद को हराता है, ठीक है। उसके बाद उसका दक्षिण विस्तार होगा। दक्षिण विस्तार के बारे में भी कुछ कहानी बताऊंगा, ठीक है, कि इसके बारे में भी डिस्प्यूट है बहुत सारा। बिंदुसार ने किया या उसने किया, बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं बिंदुसार ने किया, लेकिन कुछ ऐसे प्रूफ है जिससे लगता है ऐसा कि दक्षिण का भी विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। हालांकि पहले मैंने बताया था कि बिंदुसार, क्योंकि वो बात पहले बताना जरूरी था कि बिंदुसार के समय, मैंने ये नहीं बताया था कि बिंदुसार ने, मैंने कहा बिंदुसार के समय तक यहाँ तक पहुंच गया था, ठीक है। तो अब देखिए, यहां तक हम बात हमारी हो गई। इसके पीछे का बेस क्या था कि अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा, मैंने बताया कि ये पूरा क्षेत्र जीत लेता है, ठीक है। पहले मैंने बताया कि पहले वो पंजाब के एरिया को इधर, ठीक है, इधर के एरिया को जीतेगा और फिर नंद डायनेस्टी को, ठीक है, नंद डायनेस्टी को। तो यहां तक तो विस्तार इसका ऑलरेडी हो ही गया, ठीक है ना। देखिए यहां तक ऑलरेडी विस्तार हो गया। कहा जाता है, देखिए अब हमने क्या बताया था कि नेक्स्ट इसका कहां होगा, नेक्स्ट विस्तार इसका नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा। तो देखिए
जब हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो हुआ क्या था कि मैंने बताया कि यह हखामनी साम्राज्य जो था ईरान का, इस पर पहले सिकंदर आता है और इसी पे पहले इसी पर बाद में सेल्यूकस निकेटर आ जाता है। सेल्यूकस निकेटर एक बार फिर वो सिकंदर की तरह ही भारत विजय का सपना देखता है, ठीक है, और फिर वो उसी तरह से बढ़ेगा। बैक्टीरिया यहाँ पे है, इसी तरह से पूरब की तरफ, देखिए ये पश्चिम है, ये पूरब की तरफ बढ़ता है और ये अफगानिस्तान होते हुए, देखिए ये अफगानिस्तान होते हुए ये सिंधु नदी तक, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी तक पहुंचेगा। लेकिन देखिए परिस्थितियां अलग थी इस समय, ठीक है, परिस्थितियां इस समय अलग थी। देखिए अभी तक मैं लेक्चर ही दे रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, बाद में तो जो लिखवाना होगा लिखवा ही दूंगा। परिस्थितियां अलग है, ये है यहां तक पहुंचता है सिंधु नदी तक और यहीं पर सिंधु नदी के किनारे लड़ाई होगी, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन परिस्थितियां क्यों अलग है? देखिए जब सिकंदर आया था तो ये सब अलग अलग थे, ये सब अलग अलग थे, लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर आता है तो इनका यूनिफिकेशन हो चुका है, ये सब यूनाइट हैं, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रोल में। तो सारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रोल में है, ठीक है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य के जब कंट्रोल में है तो एक ही शासक है। अब ये संगठित लोग हैं, संगठित हैं, ये सारे संगठित हैं। तो इसलिए जब सेल्यूकस निकेटर आएगा तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखिए दोनों की परिस्थितियों में सिकंदर आया, ये बटे हुए थे, लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर आता है, सेल्यूकस निकेटर इसी रूट से होता हुआ आएगा, यही क्षेत्र उसने इसी क्षेत्र पे कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है, और पहले ईरान पे, ईरानी साम्राज्य पे सिकंदर ने कंट्रोल किया, हखामनी साम्राज्य पे, 40 गुना बड़े साम्राज्य पे, और बाद में उसकी मौत के बाद सेल्यूकस निकेटर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। कैसे कैसे आया उसकी कहानी अलग है, वो तो अगर मैं बताऊंगा तो बहुत विस्तृत हो जाएगा, ठीक है। आपको बस इतना जानना है, ईरानी साम्राज्य ये जीतता है सिकंदर, हखामनी साम्राज्य भारत पे अटैक करता है, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर यहीं पे है, सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर है। सेल्यूकस निकेटर भी सिकंदर की तरह ही भारत विजय का सपना देखता है, लेकिन यहां पर वो भूल जाता है कि इस समय ये जो भारत है एक यूनाइटेड इंडिया है यहां पर, ठीक है, एक यूनाइटेड इंडिया है। अब देखिए यहां पर, यहां तक तो आप बात समझ गए, इसको मैं मिटा सकता हूं, फिर हम बातों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अब मिटा देता हूं ताकि आप कहानी समझ गए कि सेल्यूकस निकेटर कैसे आता है यहां पर, ठीक है। देखिए ये सब मैं मिटा रहा हूं, देखिए यहां पर हमने यहां तक जान लिया, पृष्ठभूमि जान लिया, इनिशियल स्टोरी भी जान लिया, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को ये ले जाता है इस बच्चे को तक्षशिला, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले जाता है और एक बच्चे के रूप में उसे तमाम तरह की ट्रेनिंग देता है, कौन? चाणक्य। और फिर वो नंद डायनेस्टी को, नंद डायनेस्टी के रूलर हैं धनानंद, उनको डिथ्रोन करते हैं, सत्ता से बेदखल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर दोबारा जो लड़ाई होगी मैंने बताया सेल्यूकस निकेटर की, तो पहले तो 320 बीसी में हो गई, किससे? धनानंद से। अब लिखने का काम हमारा शुरू होगा, ठीक है, 322 बीसी में धनानंद से। उसके बाद इसको हम लाइन से लिख लेते हैं तो स्टोरी समझ गए ना। देखिए अब 2-3 बातें इसको पहले से लिखिए ऐसे, अब आप सीक्वेंस में आ जाइए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहां पर देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं, इसका भी एक देखिए, एक 322 बीसी होने का इसके पीछे एक लॉजिक है। सिकंदर जब 323 बीसी में सिकंदर की डेथ होती है तो उस समय
एक बेबीलोन की ट्रीटी होती है साम्राज्य के उसके साम्राज्य के बंटवारे के लिए, एशिया में जो उसका साम्राज्य है उसके बंटवारे के लिए। तो वो 323 बीसी में होती है, ठीक है, 323 बीसी में होती है, बेबीलोन की ट्रीटी उसको कहते हैं। फिर उसके बाद एक और ट्रीटी होती है ट्राइपार्डिसियस की ट्रीटी ऐसे बोलते हैं, ट्रिपेंडस की ट्रीटी बोलते हैं, वो 321 बीसी में होती है, ठीक है। आपको वो जानना नहीं, बस समझ लीजिए क्या लॉजिक है। तो 323 बीसी में बेबीलोन की होती है, उसके बाद 321 बीसी में ट्राइपार्डिसियस की होती है या ट्रिपेंडस की ट्रीटी भी उसको कहते हैं। तो दोनों समाज के बंटवारे के लिए जब ये होता है, उस समय भारतीय प्रांत उस ग्रीक प्रांत में शामिल थे, ठीक है, जो मैंने अभी बताया है। उस समय अभी जो मैंने दिखाया ना कि हखामनी साम्राज्य से कैसे सिकंदर पूरा कंट्रोल कर लेता है, उस समय भारतीय 323 बीसी में जो भारतीय प्रांत थे वो ग्रीक प्रांत में शामिल थे, लेकिन 321 बीसी में भारतीय प्रांत शामिल नहीं थे। इसका मतलब यही निकलता है कि बीच का कोई समय है जब चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता पे काबिज होता है, ठीक है, और भारतीय प्रांतों को मुक्त करा लेता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है। 322 बीसी याद रखिए, बाकी मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। अब देखिए यहां तक का विस्तार आपने देख लिया, तो हम अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बातें लिखना शुरू करेंगे। देखिए पहली बात, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले जस्टिन ने कुछ बातें कही है, ठीक है। जस्टिन ने बातें कही है, क्या कहा है देखिए। जस्टिन ने कहा है, उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे लाइन से। जस्टिन ने कुछ कहा, फिर उसके बाद हम 322 बीसी में घरानाथ को हराया, उसके बाद हम यहां पे आ जाएंगे। समझने के बाद पूरा हम कॉन्सेप्ट ले लिया। जस्टिन ने कहा कुछ बातें, क्या कही देखिए। जस्टिन ने कहा इसे कि इसने एक सेना बनाई जिसे उसने बैंड ऑफ रॉबर्स कहा, यानी कि डाकुओं की सेना कहा। पहली बात ये, इसमें वहां के इस क्षेत्र के कबीलाई लोग शामिल थे, और इस क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट में जो आपको मैं बताऊं कि जो शुरुआती दौर में जो पहले इसने पंजाब को कैप्चर किया, उसके बाद इधर बढ़ा था, मैंने बताया घनानंद की तरफ पंजाब को कंट्रोल करते हुए, ठीक है। तो और कुछ लोगों का साथ मिला, कुछ समर्थक मिले, ठीक है। प्रवर्तक कहते हैं जो जिसे हम पोरस की तरह देखते हैं कि शायद प्रवर्तक कोई शासक था हिमालय क्षेत्र का, उसने इसमें हेल्प किया था, उसका साथ मिला था, तो वो शायद पोरस था, अभी मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ यवन शासक जो पहले थे, हाँ, तो यहाँ यवनों का शासन था, तो यहाँ कुछ यवन भी लोग रहते थे, तो वो कुछ यवनों को भी इसने सेना में शामिल किया था, ठीक है। कुछ इसने कबीलाई लोगों को भी शामिल किया था, कुछ और जो लोग थे उसको शामिल किया था। तो ये बैंड ऑफ रॉबर्स कहा गया है जस्टिन के द्वारा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है किसने कहा कि सिकंदर ने डाकुओं की सेना बनाई, तो जस्टिन ने कहा। दूसरी बात जस्टिन ने कहा कि सिकंदर के आक्रमण के बाद ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम स्टैंड्स फॉर चंद्रगुप्त मौर्य ने पराधीनता का जुआ उतार फेंका। दूसरी बात मतलब अंग्रेजी में आप ही बिकेम फ्री ऑफ सब्जुगेशन आप लिख सकते हैं। सिकंदर के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पराधीनता का जुआ उतार फेंका। एक एक स्टेटमेंट बस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि किसने कहा था, ये आ सकता है। तीसरी बात एक तो ये कहा था जस्टिन ने, यहां पे जस्टिन ने एक और बात कही थी, हाँ, क्या कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य
प्लस सिकंदर, इसको आप सिकंदर को अलेक्जेंडर भी लिख सकते हैं, सिकंदर ई आर लिखिए, ए आर लिखिए, कोई अंतर नहीं करता। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मीटिंग की भी बात कही थी। जस्टिन ने ये भी कहा, बताया था कि एक बार सिकंदर, और जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात भी हुई थी पंजाब में। कहां हुई थी? पंजाब में, ठीक है, पंजाब में हुई थी। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर कहा जाता है कि या तो सिकंदर ने उसे बच्चा समझ के छोड़ दिया, या फिर वो किसी तरह से बच के निकल गया। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। ए बैंड ऑफ रॉबर्स, हाँ, जस्टिन ने कहा कि ए बैंड ऑफ रॉबर्स किसने बनाया? सीएम ने। सीएम ने डाकुओं की सेना बनाई, ए बैंड ऑफ रॉबर्स, सीएम, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के बाद सीएम ने पराधीनता का जुआ उतार फेंका। इसका मतलब he became free of subjugation। कब? सिकंदर के आक्रमण के बाद, सिकंदर के इन्वेजन के बाद। तो दो बातें हो गई, और तीसरा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मीटिंग पंजाब में हुई थी। तो ये तीन बातें जस्टिन ने कही है, ठीक है। जस्टिन जो एक ग्रीक राइटर है उसके अनुसार, तो ये तीन बातें आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, अब हम लाइन से चलेंगे। तो ये तीन बातें आप याद रखिए, ठीक है, तीन बातों को याद रखना है। उसके बाद अब आइए, यहीं पे हम मैथ में एक्सपेंशन देखते जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, उसके बाद कुछ और चीजें लिख लीजिए, तब हम फाइनली बढ़ेंगे इधर। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस, ठीक है ना। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये किसने कहा है? ये कहा है, देखिए, ये जो कहा है, ये कहा है तीन लोगों ने, जस्टिन, स्ट्रैबो और एरियन, ठीक है। इन तीनों ने नाम दिया है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। उसके बाद एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, देन आपको एक और क्या हो जाएगा, एक और नाम था इनका, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, देखिए, हाँ, सेंड्रोकोटस कहा है इन तीनों ने, और एंड्रोकोटस कहा है प्लूटार्क और एल्पियानस। देखिए, सेंड्रोकोटस कहा है जस्टिन, स्ट्रेबो और एरियन ने, एंड्रोकोटस कहा है प्लूटार्क और एपियानस ने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक व्यक्ति हैं सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, ठीक है। सर विलियम जोन्स, इन्होंने 28 फेब को, शायद 28 फेब, सर विलियम जोन्स ने कहा है 28 फेब, सर विलियम जोन्स ने 28 फेब, हाँ, 28 फेब फरवरी 1793 को ये बताया कि ये जो ग्रीक राइटर्स हैं,
या ग्रीक टेक्स्ट में, हाँ यूनानी ग्रंथों में जो सेंड्रोकोटस कहा गया है वही चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक तो सेंड्रोकोटस देखिए इनकी किताबों में है, जस्टिन स्ट्रेबो एरियन की किताबों में, ये ग्रीक राइटर होंगे, सेंड्रोकोटस का इनको इनाम दिया गया। ये डायरेक्ट नहीं कहा गया है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, लेकिन सर विलियम जोन्स ने जब वो किताब पढ़ी होगी तो 28 फरवरी 1793 को उन्होंने पहचान की कि इन राइटर्स ने, यानी कि यूनानी ग्रंथों में जो इन राइटर्स ने लिखा है, जो नाम एक लिखा है सेंड्रोकोटस, वही वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य है। तो एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कभी भी ये पीसीएस में आ सकता है। ठीक है ना, ये डेट नहीं आएगा, डेट का कोई मतलब नहीं है कि किसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है, तो सर विलियम जोन्स ने। ये महत्वपूर्ण बात है एग्जाम के लिए, किसने सर विलियम जोन्स की किसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है, तो सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने, मैंने फिर बताया, समझिएगा, जस्टिन स्ट्रेबो और एरियन ये राइटर हैं, ग्रीक राइटर हैं, इन्होंने अपनी किताबों में सेंड्रोकोटस के बारे में कुछ लिखा है। ये नहीं लिखा है कि सेंड्रोकोटस इज चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन ये उस समय की घटनाओं को देखते हुए जब सर विलियम जोन्स ने 28 फरवरी 1793 को ये पहचान की कि ये जो सेंड्रोकोटस का नाम दिया गया है यूनानी ग्रंथों में, यही सेंड्रोकोटस वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य है, तो इसलिए सर विलियम जोन्स का नाम आपको याद रखना है। तो ये आप ध्यान रखिए। बाकी एंड्रोकोटस कहा गया प्लूटार्क और एपियानस के द्वारा। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत एपियानस, अगर मैं हिंदी में लिख दूं एपियानस, ठीक है, प्लूटार्क, ये तो एरियन, स्ट्रैबो और जस्टिन, हिंदी वालों के लिए। ठीक है, तो ये यहां तक आप समझ गए जो इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। ठीक है, अब मैं बात करूंगा किस बारे में, अब मैं बात करूंगा सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई के बारे में। देखिए, हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब लिखने का काम कर रहे हैं। तो देखिए 322 बीसी में, ठीक है, सीएम डिफीटेड धनानंद। एक बात यहां हो गई, ठीक है, एंड फाउंडेड मौर्य डायनेस्टी, ये मैंने बता दिया है, एंड फाउंडेड, इसको घनानंद भी लिख सकते हैं, फाउंडेड मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, ये बात होगी। अब दूसरी बात आई है यहां पर 305 बीसी, यहीं पे लड़ाई होगी। यहां पे आप 322 बीसी, हाँ थोड़ा सा स्पेस बना ले, आप देख लीजिए, यहां पे धनानंद और उसकी लड़ाई होती है, ऐसे लिख देते हैं ना, सीएम वर्सेस धनानंदा, रिजल्ट धनानंदा got defeat, या सीधे आप लिखिए सीएम
विक्ट्री किसको मिलेगी? सीएम को। और ये क्या करेगा? सीएम फाउंडेड मौर्यन डायनेस्टी। यहां पे बात हो गई। अब 305 बीसी में आइए, सेल्यूकस, सीएम पहले लिखते हैं, सीएम वर्सेज निकेटर। निकेटर, ठीक है। अब यहां पे दो रिजल्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहां पे दो रिजल्ट हो रहे हैं। पहला देखिएगा, पहला क्या होगा? मैरिज होगा। सीएम, ये मैरिज का साइन है, यहां पे लिखिए मैरिज। सीएम, ये मैरिज का साइन है, यहां पे प्लस कर दिया। और हेलेना, हेलेना, ठीक है। इसमें अगर पहले आप लिखिए रिजल्ट, अगर हम देखें, ये मैं मिटा देता हूं। यहां तो आप समझ गए ना, यहां समझ गए। ये मैं मिटा देता हूं, तब मुझे लिखने में आसानी होगी, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए, तो ये मैं मिटा देता हूं। देखिए, BC, ठीक है। सीएम वर्सेस निकेटर। कहां लड़ाई हुई? एट, यहीं पे लिखिए कि लड़ाई होती है इंडस रिवर पर, इंडस रिवर के पास, यानी सिंधु नदी के पास, ठीक है। सीएम वर्सेस सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के पास होगी। सिंधु नदी लिख दीजिए, हिंदी वालों के लिए कहीं कंफ्यूज ना कर जाए। सिंधु नदी, यही सिंधु नदी, ठीक है। यहां अब इसका रिजल्ट क्या होगा? ये वार होता है, रिजल्ट, कई रिजल्ट होंगे। देखिए, यहां पे भी विक्ट्री किसकी होगी? सीएम की, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या होगी? मैरिज, हेलेना, या इसका नाम कार्मेलिया, कार्मेलिया, ठीक है। प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ठीक है। यानी कि मैरिज हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का हेलेना के साथ। हेलेना कौन है? ये हेलेना जो है, ये डॉटर है किसकी? सेल्यूकस निकेटर की। लड़ाई होती है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। उसके बाद इस जीत में एक ट्रीटी होती है। ट्रीटी में यही रिजल्ट है। ट्रीटी में क्या होगा कि ट्रीटी में ये डॉटर ऐसे लिख लीजिएगा, एक डॉटर मैंने कर दिया, ठीक है। इस ट्रीटी में शादी होती है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की। हेलेना का दूसरा नाम कार्मेलिया है, जो कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी है, ठीक है। अब देखिए, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को, अब पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात यहां पे देखिए, एक तो मैरिज होता है। अब इस मैरिज में एज ए डॉरी, दहेज कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को क्या देता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है हेरात,
जिसको कि एरिया बोलते थे पहले, हेरात, अफगानिस्तान में, ठीक है, हेरात। उसके बाद हेरात के बाद अराकोसिया, कांधार, जिसे पहले अराकोशिया बोलते थे, अराकोशिया, ठीक है, ये भी अफगानिस्तान में, हेरात। उसके बाद परोपनिषदी, देखिए इसका परोपनिषदी का ना कुछ हमेशा आपको अलग अलग कुछ स्पेलिंग में अलग अलग थोड़ा थोड़ा फर्क मिलेगा। हाँ, परोपनिषदी, ये परोपनिषदी इधर लिखिएगा, सॉरी, ये काबुल है जो आज अफगानिस्तान की राजधानी है। तो इधर पुराना नाम परोपनिषदी, ये भी कहा जाता है कि ये पूरा एक क्षेत्र था, उसका एक पार्ट था काबुल, ठीक है। और जेडोसिया, ये तीनों अफगानिस्तान में, ठीक है। उसके बाद बलूचिस्तान, जिसको कहते थे जेडोसिया, जेडोसिया, ठीक है। देखिए हेरात, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान। देखिए पहली बात क्या होती है कि लड़ाई होती है। लड़ाई कहां होती है? सिंधु नदी के किनारे। यहां पर विक्ट्री किसकी होगी? चंद्रगुप्त मौर्य की। रिजल्ट में देखिए विक्ट्री चंद्रगुप्त मौर्य की। इसके बाद इसमें एक मैरिज होगा, ट्रीटी होगी। उस मैरिज के तहत चंद्रगुप्त मौर्य जो होंगे, हेलेना, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हेलेना से होगी। इसका दूसरा नाम कार्नेलिया है, जो कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी है। और सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान का एरिया देंगे। देखिए बलूचिस्तान, यही माकरन पोस्ट यही बोलते हैं, ये बलूचिस्तान का पार्ट है। पाकिस्तान को अगर देखिएगा तो पाकिस्तान जो है 4 प्रांतों में बटा हुआ है। इधर सिंध है, हाँ, इधर पंजाब है, ऊपर की तरफ पंजाब, फिर नीचे ये पूरा सिंध। उसके बाद ये आपको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इसका हो जाएगा, हाँ, खैबर पख्तूनवाला। और इधर आपको बलूचिस्तान, ये साउथ वाला जो पार्ट है ना इधर पाकिस्तान का, ये बलूचिस्तान वाला पार्ट है। यही आपको माकरन पोस्ट भी, अगर बलूचिस्तान की जगह माकरन दे दे, हाँ, बलूचिस्तान, या इसको आप माकरन भी कह सकते हैं। माकरन मैं यहां लिख देता हूं, माकरन इसी को। तो जेडोसिया बलूचिस्तान का पार्ट है, ठीक है। ये मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिएगा शादी होती है और किसकी? हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य की। और उसके में सेल्यूकस निकेटर ये चारों एरिया देता है, हेरात, कांधार और काबुल, जिसका पुराना नाम एरिया, हेरात का एरिया, कांधार का अराकोसिया और काबुल का परोपनिषदी, ठीक है ना। और बलूचिस्तान ये पाकिस्तान वाला एरिया। अब देखिए क्या हो गया, अब एक्सपेंशन इसका देखिए हो गया, पूरा का पूरा एक्सपेंशन ये हो जाएगा। अगर बलूचिस्तान मिल गया तो ये पूरा तो आ गया किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। ये नॉर्थ वेस्ट का पूरा एक्सपेंशन चला गया, ठीक है। ये इधर का भी पार्ट था कुछ पहले ही, तो ये सारा आ गया इसमें, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का, अब चंद्रगुप्त मौर्य का एक्सपेंशन नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज देखिएगा, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को कुछ दिया। क्या दिया? सीएम ने दिया, सीएम टू सेल्यूकस। कई बार स्पेलिंग छूट जाता है, कहीं कहीं बीच में कोई लेटर छूट गया तो उसको इग्नोर कीजिएगा। सीएम सेल्यूकस को, सेल्यूकस निकेटर को क्या देगा? सेल्यूकस निकेटर को ये देगा, इसको मिलेगा 500 एलिफेंट्स, 500 हाथी देगा, ठीक है। इधर से सेल्यूकस ने दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए ऐसे देखिएगा,
सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन इधर हो गया। देखिए ये कहते हैं कि समझिएगा, कहते हैं कि ये जो एक्सपेंशन है कई बार आपको जानने के लिए मिलेगा कि ईरान तक इनका, कई राइटर्स का कहना है कि ईरान तक इनका पहुंच गया था और इधर पहुंच गया था आपको सेंट्रल एशिया तक। सेंट्रल एशिया का मतलब देखिए आज सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री है, इधर देखिएगा ना भारत के ऊपर, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ ये सब रसिया के पार्ट थे पहले, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, हाँ, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब इधर सेंट्रल एशिया के पार्ट में आते थे। तो ये कहता है कि सेंट्रल एशिया तक में, हाँ, कजाकिस्तान तक में, कजाकिस्तान नहीं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में भी इस ये इन कर गया था, ऐसा कहा जाता है। देखिए तो होता क्या है, किसी कंट्री को हम या किसी एक मेन पार्ट को हम नहीं कह सकते कि कहां तक, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम जानकारी है कि कहां तक एग्जैक्टली पहुंच था, लेकिन इसीलिए ये कह दिया गया क्योंकि आपको सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट भी आता है इसमें, हिंदू कुश रेंज में, अफगानिस्तान पूरा हिंदू कुश रेंज है, कुछ इधर भी हिंदू कुश रेंज आ जाता है, इसलिए इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो मान लिया गया, नॉर्थ वेस्टर्न जो इसका ये मान लिया गया लिमिट मौर्य साम्राज्य का, वो लिमिट मान लिया गया हिंदू कुश, ये मान लिया गया। यहां तक देखिए हमने एक्सटेंशन देखा। और पश्चिम में तो ऑलरेडी पश्चिम एक्सटेंशन अगर देखें तो पश्चिम एक्सटेंशन ऑलरेडी कहा जाता है, समझिएगा, पश्चिम एक्सटेंशन ऑलरेडी कहा जाता है। हमने रुद्रदामन का अभिलेख पढ़ा, जूनागढ़ अभिलेख जो कि सौराष्ट्र में पड़ता था, तो पश्चिम एक्सटेंशन अगर पश्चिमी छोड़ देखें मौर्य साम्राज्य का तो ये गुजरात का सौराष्ट्र पार्ट पड़ेगा। यहीं पे जूनागढ़ मैंने बताया था, जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है ना, एक बात हो गई। अगर हम इधर की बात करें आपको पूर्वी क्षेत्र की, तो इधर देख लीजिए, इधर आपको इधर का क्षेत्र भी पूरा अगर कहें ये पूर्वी, ये पश्चिमी समुद्र, ये पूर्वी समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी, और ये बांग्लादेश तक, चूंकि सहगौरा चंद्रगुप्त मौर्य के समय का एक अभिलेख सोहगौरा जो कि गोरखपुर में है यूपी में, और एक महास्थान बांग्लादेश के बोगरा डिस्ट्रिक्ट में, तो यानी इनका जो था यहां तक ये बांग्लादेश भी आ गया। इधर कहते हैं कि कुछ अभिलेख आपको अशोक के मिले हैं आपको असम में भी, ऐसा कहा जाता है। तो जो भी हो, असम हो गया, बांग्लादेश हो गया, हाँ, ये सब जो है इसके, और आपको बंगाल की खाड़ी या हम कह सकते हैं पूर्वी समुद्र कहा जाता था ना, बंगाल की खाड़ी या पूर्वी समुद्र, ये इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट इसके हो गए, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के। ठीक है, अभी आगे देखेंगे और एक्सपेंशन के बारे में हम समझेंगे। तो यहां तक हमने ये देख लिया। दूसरी एक घटना और होगी, ठीक है, ये यहां तक हमने देखा, एक घटना और होगी, देखिए उसको मुझे मिटाना नहीं है, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, एक घटना और होगी, ये मैरिज हो गया। एक व्यक्ति आएगा मेगास्थनीज, जिसके इंडिका के बारे में हमने जाना था सोर्सेज में, ठीक है, यहां तक तो आप नोट कर लीजिए, यहां पर समझ लीजिए विक्ट्री किसकी है भाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य की। हाँ, क्या मिला, हेलेना से शादी हुई, ठीक है, इससे कुछ सवाल बन जाते हैं एग्जाम में। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को ये सब एरिया दे दिया, हमने बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 एलिफेंट दिए, हाँ, ये बता दिया। ये रिजल्ट रहा। एक और रिजल्ट रहेगा दूसरा, इसको मिटा देता हूं मैं, फिर लिखता हूं, ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं। एक रिजल्ट और होगा कि सेल्यूकस निकेटर अपना एक एम्बेसडर भेजेगा, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो कि हारता है इस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो अपना एक एम्बेसडर भी भेजता है मेगास्थनीज को, ठीक है, वही मुझे लिख देना चाहिए था। चलिए दूसरी घटना, लेकिन जगह नहीं था। एक और घटना ये होगी रिजल्ट के रूप में, तीसरी घटना जो है, एक और चीज यहां पे होगा इस लड़ाई के बाद कि यहां पे मैं लिख देता हूं, पहली घटना हुई सीएम की
विक्ट्री। दूसरा मैरिज वाली बात हमने कर ली, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरी बात क्या हो रही है, तीसरी बात सेल्यूकस निकेटर, एसएन लिख रहा हूं, एसएन स्टैंड्स फॉर सेल्यूकस निकेटर। हाँ, सीएम्स के कोर्ट में सेल्यूकस निकेटर भेजेगा किसे, सेल्यूकस निकेटर, देखिए मेगास्थनीज, यहां पर लिखा हूं मेगास्थनीज, एंड ambassador to the court of sent by Seleucus Nicator to the कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, मेगास्थनीज एंड एम्बेसडर, मेगास्थनीज कौन है, एम्बेसडर है, ठीक है। एन एम्बेसडर एक राजदूत है, हाँ, जिसको सेंट बाय एसएन सेल्यूकस निकेटर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जाता है मेगास्थनीज को, जो कि एक एम्बेसडर है, राजदूत के तौर पे। और एक बात और जान लीजिए, ये जो मेगास्थनीज है, ठीक है ना, ये मेगास्थनीज अराकोसिया जो दिया था ना, अफगानिस्तान का एक पार्ट है अराकोसिया, कांधार जिसको कहा जाता था, वहीं के छत्र, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। ये मेगास्थनीज जो है, जो अभी मैंने बताया कि हेरात दिया, अराकोसिया दिया, हाँ, अराकोसिया मतलब आज का कांधार, तो वो दिया। वो कांधार का जो छत्रप था, जो राजा था, उसी के दरबार में पहले, उसी के कोर्ट में पहले मेगास्थनीज था, सिवेटियस उसका नाम था, ठीक है, सिवेटियस, सिवेटियस, सिवेटियस कौन था, सिवेटियस पहले अराकोसिया का शासक था, छत्रप था, ठीक है। लेकिन जब अराकोसिया दे दिया जाता है, यानी कांधार दे दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, तो फिर मेगास्थनीज को अब अराकोसिया से चंद्रगुप्त मौर्य के पास आना पड़ता है, आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अब अराकोसिया तो इसका पार्ट हो गया ना, चंद्रगुप्त मौर्य का, तो ऑब्वियसली अब मेगास्थनीज चूंकि अराकोसिया के छत्रप के यहां रहा करता था, सिवेटियस उसका नाम था, सिवेटियस, 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 याद रखिएगा। हाँ, तो वहां का छत्रप है अराकोसिया का यहाँ, ठीक है, अफगानिस्तान के कांधार का छत्रप उस समय शासकों को कहा जाता था। एक बड़ा एरिया है वहां पे, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। अब पूरा ये मैंने बताया कि जो सिकंदर ने हखामनी साम्राज्य जीता, वहां हर एरिया को छत्रपों में बांट दिया गया और एक एक शासक बैठा दिया गया, ठीक है, तो एक एक उसी को छत्रप कहते हैं, छत्रप शासन, ठीक है, माने एक जगह का, एक खास पर्टिकुलर प्लेस का, एक राज्य का, छोटे राज्य का एक राजा हो गया वो छत्रप, ठीक है। तो मेगास्थनीज फिर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात होती है, इसकी जानकारी, शादी की जानकारी जो है ना, मैरिज की जानकारी एपियानस देता है, मैरिज की जानकारी एपियानस देता है। तो ये बात हमने समझ ली, ठीक है। तो यहां तक हमने जान लिया क्या क्या चीजें थी, सीएम की विक्ट्री होती है, मैरिज होता है, ये भी देख लिया, ठीक है, ये भी देख लिया कि मैरिज होता है किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य और कार्नेलिया या हेलेन की, जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी है, ठीक है। और कुछ एरिया दिए जाते हैं, बलूचिस्तान दिया जाता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में जो पड़ता है, या इसको हम माकरम कह लें, ठीक है। उस समय जेड्रोसिया नाम था, आज बलूचिस्तान नाम है। और एरिया जिसे आज हेरात कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कांधार, जिसे पहले अराकोसिया कहा जाता था, और काबुल, आज जिसे काबुल कहा जाता है, और पहले काबुल को कहा जाता है परोपनिसदी, ठीक है। वो सब मतलब काबुल, कांधार और हेरात,
जो अफगानिस्तान में पढ़ते थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ जाता है। दूसरा मेगास्थनीज आता है, और यही मेगास्थनीज, इसी मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका। हाँ, इसी की है इंडिका। इंडिका, इसी इंडिका से और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पूरे मौर्य प्रशासन की बात, अर्थव्यवस्था की बात, समाज की बात, हाँ, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, सबकी जानकारी इंडिका से और अर्थशास्त्र से मिलेगी। पहले बता चुका हूं। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में अभी हम चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशासन तो हमें लास्ट में पढ़ना है, तो सबके प्रशासन के बारे में ओवरऑल हम एक प्रशासन की चर्चा करेंगे, तो यहाँ हमें नहीं करना है। तो अब देखिए, ये कुछ बातें हमने जान ली, मेगास्थनीज को आपने लिख लिया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए, हम साथ साथ एक्सपेंशन देखते चल रहे हैं, कुछ चीजें सीखनी है। यहां हो गया सारा। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बातें और नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या नोट करेंगे? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो नोट करना है आपको, कुछ बातें हमें नोट करनी है, ठीक है। क्या नोट करनी है? देखिए, हमने ये तो लिख लिया था। अब देखिए, सीएम, ये एक मिनट, एक्सक्यूज मी, हाँ, सीएम को, ठीक है, जैन टेक्स्ट में, हाँ, ऐसे लिखिए, मैं हिंदी में ही लिखता हूं, विशाखाचार कहां कहा गया है? जैन ग्रंथों में। एक बात ये लिखिएगा। दूसरी बात, सीएम चलेगा, सीएम प्लस भद्रबाहु, सीएम भद्रबाहु के साथ, हाँ, चले जाते हैं वेंट टू श्रवण बेलगोला। ये मैसूर में है, कर्नाटक के मैसूर में, श्रवण बेलगोला कर्नाटक। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, मैसूर में, ठीक है। वहां जाते हैं और यहीं पे वो क्या करेंगे कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाते हैं, और ये चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, यहां पे लिख लीजिए चंद्रगिरी हिल्स, चंद्रगिरी हिल्स में, ये आज भी है चंद्रगिरी हिल्स, चंद्रगिरी की पहाड़ियों में श्रवण बेलगोला में जाते हैं, और यहां पे इनकी डेथ होती है। और डेथ कैसे होती है? संलेखना मेथड से। सुनिए, कहा जाता है कि 298 में एक फेमिन आती है, ठीक है, और ये क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ, ऐसे कर दीजिए, ये मैं बता देता हूं आपको, मैंने लिखवाया भी है। देखिए 298 बीसी है ना यहां पर, तो कहीं 298 बीसी, कहीं 297 बीसी आता है कि मगध में अकाल पड़ता है। कहा जाता है 12 वर्ष का भीषण अकाल, या इसको कहते हैं दुर्भिक्ष। हाँ, अकाल कहें, दुर्भिक्ष कहें, या फेमिन कहें, ठीक है। तो फेमिन आता है, हाँ, उसी समय, फेमिन के समय ही कर्नाटक, ठीक है, इन द टाइम ऑफ फेमिन, टाइम ऑफ अकाल के समय, ये 12 वर्ष का अकाल था, 12 ईयर्स का। ये जो फेमिन है 12 ईयर्स का था, इक्वल टू 12 ईयर्स। ये फेमिन जो है कितने, ये फेमिन 12 सालों का था। 12 साल का भीषण अकाल पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य प्लस भद्रबाहु वेंट टू श्रवण बेलगोला कर्नाटक इन द
टाइम ऑफ फेमिन, कितने दिन के लिए ये फेमिन पड़ता है, यहाँ देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, ये फेमिन आपको ऐसे लिख देता हूं, फेमिन फॉर 12 ईयर्स, 12 सालों का भीषण अकाल पड़ा था। तो उसमें ये चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु जो जैन मॉन्क हैं उनके साथ ये चले जाते हैं श्रवण बेलगोला, और वहीं पे इनकी डेथ होती है। ये डेथ ये अपना खुद ही संलेखना मेथड से शरीर को त्याग देते हैं। संलेखना मेथड में बता चुका हूं जब मैं जैन धर्म पढ़ा रहा था कि उपवास करते हैं या अपना खाना जो है, भोजन जो है, उसको थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन कम करते जाइए डे बाय डे, और फिर बिल्कुल उपवास पे चले जाइए। इस तरह से अपने शरीर को कमजोर करके और शरीर को त्याग देना, मतलब डेथ है, एक तरह की सुसाइड समझ लीजिए एक तरह से। हाँ, उस समय इसको कहते थे, आज भी कहते हैं संलेखन, आज संथारा कहते हैं इसी मेथड को, मैंने बताया हुआ पहले संलेखना था, आज इसी मेथड को कहते हैं संथारा। तो आधुनिक नाम इसका संथारा है, और उसमें भी रूम में बंद करके और लोग धीरे धीरे अपना खाना कम करके उपवास करके हाँ शरीर से मुक्ति पा लेते हैं। ठीक है, तो एक तरह का वो डेथ, इस तरह से लोग अपनी मृत्यु खुद ही मतलब लोग तय करते हैं कि हमें ऐसे अपना शरीर जो है वो त्याग देना है। ठीक है, तो ये 12 वर्ष का जब अकाल पड़ता है तो चंद्रगुप्त मौर्य चले गए कहाँ, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में, मैसूर में है श्रवण बेलगोला, मैसूर के कर्नाटका में, और कर्नाटका के मैसूर में। ठीक है, और वहां पे चंद्रगिरी हिल्स है, और वहीं पे संलेखना मेथड से शरीर त्याग देते हैं। ठीक है, तो एक ये बात होगी। उसके बाद देखिए at the time of his death, मतलब मरने के पहले जब उन्होंने डिसाइड किया होगा कि मैं श्रवण बेलगोला जाऊंगा और वहां इस तरीके से संलेखना मेथड से शरीर त्याग दूंगा, तो एट द टाइम ऑफ हिज डेथ या बिफोर हिज डेथ, ऐसे लिख दीजिए, बिफोर हिज डेथ सीएम एब्डिकेटेड, एब्डिकेट मतलब गद्दी छोड़ देना या त्याग देना, गद्दी नहीं कुछ भी, एब्डिकेटेड द थ्रोन फॉर हिज for Singh Sen। देखिए डेथ के पहले, मतलब जब उन्होंने डिसाइड किया होगा कि श्रवण बेला हम जाना है मुझे, और मुझे इस तरह से संलेखना मेथड से शरीर त्यागना है, तो उन्होंने उसके पहले गद्दी छोड़ दी, किसके लिए, सिंह सेन के लिए। और ये सिंह सेन ही जैन टेक्स्ट में यही बिंदुसार है इनका बेटा, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बिंदुसार ये जैन टेक्स्ट में कहा गया, जैन ग्रंथों में है ये। ठीक है, सिंह सेन इनका बेटा ही है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को ही सिंह सेन कहा गया है। ठीक है, जैन टेक्स्ट में बिंदुसार को ही, जैन टेक्स्ट में बिंदुसार को ही सिंह सेन कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार ही जैन टेक्स्ट में सिंह सेन है। तो ये बात हो गई। ठीक है, तो यहां तक ये बात ध्यान रखिएगा, जैन टेक्स्ट में इनको विशाखाचार्य कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, एक बात हो गई। एक्सक्यूज मी, एक बात हो गई, प्लस ये श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। आपको मैं बताया होगा जब जब पढ़ा रहा था कि यही वो समय है जब मगध में अकाल पड़ता है, और भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन मॉन्क्स जो हैं वो चले जाते हैं साउथ इंडिया, और कुछ स्थूलबाहु के नेतृत्व में यही रह जाते हैं। कहां पे, मगध में। ये जब भद्रबाहु के नेतृत्व वाले ग्रुप जो है, ये मॉन्क जब लौट के आते हैं, तो इन्होंने क्या किया था कि देखा कि यहाँ के लोग जो है, स्थूलबाहु के नेतृत्व वाला जो ग्रुप है वो श्वेत कपड़े धारण किया हुआ है, तो यहीं से डिस्प्यूट शुरू हुआ, क्योंकि इन लोगों ने कपड़े धारण करना बंद कर दिया था, यानी कि नेकेड रहना शुरू कर दिया था।
तो इन्होंने आरोप लगाया कि भाई जो हम लोगों ने तो वैसे मतलब ओरिजिनल टीचिंग में तो नेकेड ही रहते थे, तो इन्होंने आरोप लगाया कि हम साउथ इंडिया गए, वहां जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी किया और इतने कष्ट हम लोग सहे, काया क्लेश वाला जीवन जिया, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, कपड़े पहन लिए और मतलब इस तरह से आपने जैन धर्म में विकृतियां ला दी, ठीक है ना। इन्होंने आरोप लगाया, वहीं से डिस्प्यूट शुरू हो गया और वहीं से जैन धर्म दो पार्ट में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो भद्रबाहु के साथ जो मॉन्क चले गए थे और नेकेड रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, वो कहे गए दिगंबर, और जो श्वेत कपड़े पहनते थे वो स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में थे। तो जो श्वेत कपड़े पहनने वाले थे वे श्वेतांबर हो गए और जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले नेकेड रहने वाले थे बिना कपड़ों के, वो दिगंबर हो गए। तो श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट बट गया था, ये मैंने बताया था। तो ये सब बातें डेथ की बात, ये संलेखना मेथड से। संलेखना मेथड से एक और व्यक्ति आते हैं, देखिए ये आप लिख लीजिए, मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है। इसी मेथड से, संलेखना मेथड से एक और व्यक्ति का नाम आएगा, इंद्र थर्ड। इंद्र थर्ड, ठीक है, इंद्र थर्ड ये राष्ट्रकूटा रूलर थे। ये राष्ट्रकूटा रूलर थे। राष्ट्रकूटों के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री में आएंगे तो एक तो संलेखना मेथड से एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा नाम आता है इंद्र थर्ड का, जो राष्ट्रकूटा रूलर थे, ठीक है। राष्ट्रकूटा, हिंदी में राष्ट्रकूट ऐसे लिखेंगे, राष्ट्रकूट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया। अब एक फाइनल बात रह जाती है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखवा दी, ये याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है इंद्र थर्ड, इनके अलावा कौन था जो जिन्होंने संलेखना मेथड से शरीर त्यागा। और ये संलेखना मेथड तो आप याद रखिएगा ही, श्रवण बेलगोला को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सब जैन टेक्स्ट में इनको विशाखाचार कहा गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि भद्रबाहु के साथ विशाखाचार, श्रवण बेलगोला, इस तरह की बात कुछ कही गई है, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही कहा गया। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब फाइनली एक बात और आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए अब हम यहां तक एक्सपेंशन तक तो आ चुके हैं। ये सारा देखिए मैंने मैप इसलिए बनाया हुआ है कि आपको पूरा एक्सपेंशन बार बार दिमाग में सेट करे। मौर्यों का जो एक्सपेंशन है, देखिए ये हिंदू कुश मैंने बता दिया, इधर गुजरात बता दिया, पश्चिम में इधर असम, हाँ बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश, ये सब, उड़ीसा भी था, हो गया था बाद में, ठीक है। उड़ीसा भी आ गया था अशोक के समय तक। अब देखिए इधर, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, यहां तक मैंने पहले भी बताया। ये रह गया कलिंग, हाँ कलिंग छोड़ के बिंदुसार के समय तक पूरा जो मौर्य साम्राज्य था यहां तक, ठीक है ना। कहते हैं यहां चेर, ठीक है, चेर चोल पांडे इसी एरिया में थे। चेर जो केरल वाला पार्ट है, चोल पांडे, चेर चोल पांडे सब इस एरिया में थे। तो इस दक्षिण को छोड़ के इस वाले एरिया को, ठीक है, यहां तक कहते हैं कि बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य यहां तक था, सिर्फ कलिंग नहीं था। अब देखिए इसमें बिंदुसार के समय यहां तक था, इसका मतलब क्या है? बिंदुसार के समय यहां तक था, इसका मतलब क्या है? देखिए अब इसका मतलब क्या, ये बिंदुसार ने ही इसका एक्सटेंशन किया, हाँ यहां तक, दक्षिण तक, या कुछ और बात है? अशोक के आने के समय देखिए, अशोक जब आएगा, ये कलिंग जो छूटा हुआ है, अशोक ये कलिंग, एक ही कलिंग की लड़ाई वो लड़ रहा है और कलिंग भी आ जाता है। यानी कि पूरा ये मौर्य साम्राज्य अगर आप देखें तो देखिए पूरा एक अखिल भारतीय साम्राज्य ये तैयार हो जाता है। इसमें जानने वाली ये बात है कि देखिए दो बातें हैं। एक तो कि कहा जाता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि जो दक्षिण के विस्तार का श्रेय है, वो जो श्रेय है वो बिंदुसार का है। हाँ हालांकि ऐसा कहने वाले कम लोग हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य बिंद के पार तक पहुंच गया था, ठीक है। लेकिन बिंदुसार के बारे में कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ज्यादा नहीं मिलती, उनके वार के बारे में, उनके युद्धों के बारे में कोई जितनी की चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के बारे में मिलती है, बिंदुसार के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। इसलिए अब दो बातें हैं। ये कहा जाता है कि
एक तो अभी मैंने बताया कि श्रवणबेलगोला जो है ये अंतिम जो समय था चंद्रगुप्त मौर्य का, हाँ, वो कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में बीतता है, चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, जहां पे वो संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उस समय तक चंद्रगुप्त मौर्य के समय हो सकता है कि कर्नाटका मौर्य साम्राज्य का पार्ट हो। दूसरी बात, मामुल्लार एक तमिल कवि हैं, हाँ, वो संगम डायनेस्टी जब हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे, तो उनकी कुछ रचनाएं हैं, अहनानूर और पुरनानूर, इस तरह से करके, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के साउथ एक्सपेंशन की बात कही गई है। ठीक है ना, साउथ एक्सपेंशन की बात कही गई है। तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं, हाँ, जो साम्राज्य का विस्तार है साउथ में भी, दक्षिण में भी, दक्षिण भारत में भी, वो बिंदुसार की बजाय चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया हो सकता है। लेकिन देखिए, इस पे बिल्कुल कंफर्म, मैंने कहा ना कि हर किसी चीज के बहुत ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ अंदाजा लगाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि बिंदुसार ना होके जो मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी विस्तार जो हुआ है, हाँ, सिर्फ कलिंग को छोड़ दें तो वो हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही। तो हम मान लेते हैं, उसमें क्या करना है। ठीक है, दोनों बातें, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि बिंदुसार का श्रेय है दक्षिण विस्तार का, लेकिन जो प्रूफ मिलते हैं कि श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है और वहां जाते हैं, तो इट मींस कि उस समय तक कर्नाटका उनके पास था, हो सकता है। और जो तमिल साहित्य है उससे भी कुछ जानकारियां मिलती हैं। तो कुल मिला कर ये देखा जाए, और अशोक के समय तो कलिंग आ ही गया था। एक और बात यहां पर आपको मैं बताऊं कि महापद्मनंद, जो नंद घनानंद के पहले के शासक, नंद डायनेस्टी के, उन्होंने कलिंग विजय की थी। ठीक है ना, तो हो सकता है कि बीच में कहीं कलिंग हाथ से निकल गया हो, तभी तो अशोक ने जीता, ये बात ध्यान रखिएगा। महापद्मनंद ने कलिंग जीता था, तो इट मींस कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जब नंद डायनेस्टी थी घनानंद के समय, तो ये कलिंग चंद्रगुप्त मौर्य के पास नहीं था, या अगर उस समय घनानंद के पास था तो हो सकता है कि कलिंग उस समय स्वतंत्र हो गया हो, घनानंद के आते तक, जब घनानंद यहां पे था तो कलिंग स्वतंत्र हो गया हो। या ये भी देखिए, कोई प्रूफ नहीं, या ये भी हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता भी हो, बाद में वो स्वतंत्र हो गया हो, इंडिपेंडेंट हो गया हो, कुछ विद्रोह हो गया हो, जो भी कहा जाए, लेकिन अशोक के समय, मतलब बिंदुसार के समय, अशोक के समय कह रहा हूं, कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। जो भी कारण हो, यह भी कहा जाता है कि हो सकता है कि चंद्रगुप्त, देखिए स्कॉलर्स का अपना अपना मानना है, हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ में विजय हासिल की हो, लेकिन कुछ विद्रोह हो गए हो। ठीक है, कुछ राज्य हो सकता है निकल गए हो हाथ से, हाँ, हो सकता है बाद में बिंदुसार ने उनको फिर मौर्य साम्राज्य में मिलाया हो, लेकिन इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं माना जाता है कि दक्षिण का विस्तार भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है, लेकिन फिर भी कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि बिंदुसार के समय बिंदुसार का भी श्रेय जाता है दक्षिणी विस्तार में। जो भी हो, मौर्य साम्राज्य का ये पूरा पूरा विस्तार है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का, जिसे हम कहते हैं कि आपको इधर से नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। अगर नॉर्थ में देखें तो ये कश्मीर हो गया, ये पूरा कश्मीर आ गया था, देखेंगे ये कश्मीर हो गया। ठीक है, ये कश्मीर हो गया नॉर्थ में। ठीक है, देखिए कश्मीर, अगर इधर देखें तो जूनागढ़ में पाया जाता है क्या, जूनागढ़ में रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। तो इधर आप गुजरात में सौराष्ट्र आप ले सकते हैं, सौराष्ट्र। इधर का अगर देखें तो इधर आप देखें तो आंध्रा, और इधर कर्नाटका, और इधर आंध्रा, ये पूरा क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटक दोनों,
और इधर का अगर देखें तो बहुत जगह कहा जाता है कि असम में भी कुछ अभिलेख मिले हैं, तो मान लेते हैं इधर असम भी होगा ईस्ट में, लेकिन सुदूर पूर्व में नहीं था बिल्कुल। अगर एक्सट्रीम ईस्ट में देखें और एक्सट्रीम साउथ में देखें तो मौर्य साम्राज्य नहीं था। असम हो गया, अगर हम ईस्ट में देखें उड़ीसा हो ही गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया। उसके बाद आपको ये आपको बंगाल की खाड़ी हो गई, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल हो गया। इधर आपको बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश आप कह सकते हैं। तो ये सब ईस्टर्न एक्सपेंशन इसका देख सकते हैं आप। और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में तो येरागुड़ी में बता चुका हूं, अशोक के अभिलेख मिले हैं। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, येरागुड़ी में। उसके अलावा कर्नाटका में तो बहुत सारे अशोक के अभिलेख हैं। आपको जो माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं, नेत्तूर में, उदयगिरी में, उदयगोलन, ब्रह्मगिरी में, उदयगोलन में, ब्रह्मगिरी में, मास्की में, ये सब कर्नाटका में है। तो आपको ये जानना चाहिए कि पूरा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी मौर्यंस के पास था, ठीक। सिर्फ सुदूर दक्षिण, यानी कि सुदूर दक्षिण का मतलब एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम साउथ और एक्सट्रीम ईस्ट इनके पास नहीं था। तो इस तरह से हमने एक एक्सपेंशन भी देख लिया, और किस किस तरह से एक्सपेंशन हुआ वो हमने जान लिया। अब विस्तार कैसे हुआ, तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य को उठाया और ये सारा चीज हमने जान लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे बिंदुसार को। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।